हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन इंडियन जुडिशियल सर्विसेज अगेन। और आज हम जो अपना नया वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो है रिसेंटली हमारा लीगल जीके के ऊपर। इसको लीगल जीके के साथ साथ हम करंट अफेयर्स का भी मान सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी जो भी रिसेंटली जस्टिस इंदु मल्होत्रा जो हैं जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी हैं जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुई हैं 13 मार्च को। आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जस्टिस इंदु मल्होत्रा जो हैं वो फर्स्ट वुमेन जज थी जिन्हें डायरेक्टली बार से एलिवेट किया गया था। ये शी वॉज अ प्रैक्टिशनर, इन्हें बार से एलिवेट किया था। ये फर्स्ट जज थी ऐसी जिन्हें बार से एलिवेट किया था। और 7th वुमेन जज थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुई थी। 7th वुमेन जज जिनको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया था। मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ फर्स्ट वुमेन जज के बारे में जिनको सुप्रीम कोर्ट में एज अ जस्टिस बनाया गया था। तो आप उसका आंसर्स आप कमेंट में लिख सकते हैं। जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी के बारे में हम जान लें कि शी वॉज एन लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम CLC दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कैंपस लॉ सेंटर से उन्होंने पढ़ाई करी थी अपनी लॉ की, और उसके बाद वो प्रैक्टिस कर रही थी और बार से वो एलिवेट हुई हैं। फर्स्ट वुमेन हैं जो कि बार से एलिवेट हुई हैं। और इनके बारे में जब ये रिसेंटली बहुत फेमस हुई थी जब इन्होंने सबरीमाला इशू में इन्होंने वुमेन जज होते हुए डिसेंट और अगेंस्ट में अपना वर्डिक्ट सुनाया था सबरीमाला इशू पे, तब ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी। इनके कुछ जजमेंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे, जो और किन जजमेंट्स के लिए फेमस रही हैं। बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो उन्होंने दिए हैं, इनके टेन्योर में आए हैं। उनमें से एक केस है, पहला जो जजमेंट है वो आया है दिलावर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर्स। दिलावर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर्स। इस केस में उन्होंने ये कहा था कि इनऑर्डिनेट डिले टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन मे बी टेकन एज प्रिजम्पटिव प्रूफ ऑफ प्रेजुडिस पर्टिकुलरली व्हेन अक्यूज्ड इन कस्टडी। इन्होंने बेसिकली एक स्पीडी इन्वेस्टिगेशन के बारे में कहा था। अगर कोई एक्यूज कस्टडी में है और सीबीआई जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है उसको कंप्लीट ही नहीं कर रही है, तो उसको उन्होंने एक प्रेजुडिस की नज़र से उस इन्वेस्टिगेशन को देखा था। उन्होंने कहा कि स्पीडी इन्वेस्टिगेशन जो है वो फंडामेंटल राइट हम मानेंगे आर्टिकल 21 के अंदर, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, और देयर शुड बी टाइमलीनेस फॉर कंप्लीटिंग इन्वेस्टिगेशन। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होना चाहिए जिसके अंदर वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो सके। ये हमारा जो पहला केस था, जो एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट उन्होंने दिया था, ये दिया था दिलावर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर्स। इसके बाद जो है दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जो हम देखेंगे वो है नवतेज सिंह जौहर। नवतेज सिंह जौहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये जो जजमेंट था, बेसिकली ये जजमेंट जो LGBT कम्युनिटीज़ के लिए जो जजमेंट आया था वो जजमेंट है। इसमें इन्होंने बात कही थी, इन्होंने कहा कि जो LGBT कम्युनिटी के लोग हैं उनसे उनका जो सोसाइटी में एक्सक्लूजन होता है सोसाइटी से, उसके बारे में इन्होंने अपने पॉइंट्स, अपने जो भावना है वो व्यक्त करी थी अपने जजमेंट में। उन्होंने एक सेपरेट जजमेंट दिया और उन्होंने कहा कि हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, ओज एन अपॉलजी टू LGBT कम्युनिटी। जो LGBT कम्युनिटी है उससे इतिहास को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो LGBT कम्युनिटी है उसे हमेशा से ही एक्सक्लूडेड किया गया है, सोसाइटी में कभी भी मिलने नहीं दिया गया। बिकॉज ऑफ देयर सेक्शुअल प्रेफरेंसेस they have been excluded from the society, from the main society. So in this judgment she categorically said in a separate judgment, history owes an apology to LGBT community for the delay in providing redressal for the ignominy and ostracism that they had suffered for centuries. और इन्होंने कहा कि ये जो ह्यूमिलिएशन, जो एक्सक्लूजन LGBT कम्युनिटी ने सहा है इतने सालों से, इतने सेंचुरीज से, उसके लिए हमें अपॉलजी देनी चाहिए। तो ये जजमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग जजमेंट था और जो कि LGBT कम्युनिटी के फेवर में आया। इससे पहले जो है LGBT कम्युनिटी के फेवर में एक और जजमेंट था नास फाउंडेशन का।
आप उसको भी पढ़ सकते हैं डिटेल में अगर आपको इस जजमेंट का एवोल्यूशन जानना है, कैसे यहाँ तक ही पहुँचा। हालांकि इसके बारे में अभी इस जजमेंट के बारे में आगे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एलजीबीटी जो रिलेशनशिप्स हैं इनके रजिस्ट्रेशंस को लेकर के कई सारे पॉइंट्स, कई सारे क्वेश्चन खड़े किए हैं, और उन्होंने कहा है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि इन रिलेशंस को मान्यता देना आसान नहीं होगा। तो आगे देखते हैं कि इन सारे जो अभी फ़िलहाल जो इस जजमेंट से एलजीबीटी कम्युनिटीज़ को एक वो तो मिला है कि उनके जो राइट टू प्राइवेसी है, उनका जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है वो उनकी छूट है, लेकिन अभी भी इनके केसेस में रजिस्ट्रेशंस को, मैरिजेस को लेकर के बहुत सारे लॉज आना बाकी हैं, जो हम आगे देखते हैं। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे पार्लियामेंट है, वो लॉ इनैक्ट करेगी, उसके बारे में क्या होगा उसे हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जो जिससे जस्टिस इंदु मल्होत्रा जुड़ी रहीं, वो था जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। ये जो जजमेंट है ये रिसेंटली जितने भी जुडिशरी के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं विद इन 2 ईयर्स, इसमें हर जुडिशरी के एग्ज़ाम में बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें इन्होंने जो 158 ईयर्स से जो लॉ था हमारा अडल्ट्री का, आईपीसी 1860 में बना था। 158 ईयर का जो अडल्ट्री का लॉ था हमारा, सेक्शन 497 आईपीसी का, उसको इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया और स्ट्राइक डाउन करने के लिए कहा कि उनका मानना था कि दिस सेक्शन फेल्स टू कंसिडर बोथ मैन एंड वुमेन एज इक्वली ऑटोनॉमस इंडिविजुअल इन सोसाइटी। जो मैन और वुमेन है वो बराबरी पे नहीं आते, समानता पे नहीं आते इस सेक्शन के हिसाब से। दे आर नॉट इक्वल्स एज पर दिस सेक्शन। दिस सेक्शन जो आज की हमारी सोसाइटी है, हो सकता है जिस सोसाइटी में आईपीसी लिखा गया हो उस सोसाइटी में हम माना जा सकता था कि वुमेन जो हो वो विक्टिम है और जो मैन जो है वो सेड्यूसर है, लेकिन जो आज की सोसाइटी है उसमें ऐसा नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारा जो सेक्शन 497 है आईपीसी का, ये वायलेट करता है आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। और कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड अडल्ट्रस जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, जो नोइंगली एंटर्ड होते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप में, उसमें आप किसी वुमेन को विक्टिम और किसी मेल ऑफेंडर को सेड्यूसर मान लें, ये अनरियलिस्टिक है। ये इनके शब्दों में इन्होंने कहा था कि ये अनरियलिस्टिक है और ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। तो ये भी जो जजमेंट है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जो कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा उसका हिस्सा रही इस जजमेंट को देने में। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो हमने बताया भी था कि सबरीमाला मैटर जो था उसमें शी वॉज इन डिसेंट। तो वो जो जजमेंट है वो था इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स। ये जजमेंट दिया था 28/9/2018 में। 2018 में ये जजमेंट आया था। इस जजमेंट में ये एक ओनली जस्टिस थी जो डिसेंट में थी, जो अगेंस्ट में थी, जो फेवर में नहीं थी। इन्होंने अपने जो बातों को रखा वो ये कहा इन्होंने कि जो इस केस का बेसिकली सबरीमाला जो टेम्पल है, सबरीमाला टेम्पल जो है उसके अंदर वुमेन की एंट्री को लेकर के क्वेश्चन था, जो हमें जो मतलब जो जिस पे रूलिंग हुई थी पर्टेनिंग टू एंट्री ऑफ वुमेन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स इन टेम्पल। किसी भी एज ग्रुप की जो महिला है उसकी वुमेन की जो है मंदिर में एंट्री को लेकर के इसमें सवाल था। लेकिन इसमें इन्होंने अपने व्यूज़ को इस प्रकार से रखा कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस ought not to be undertaken। जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में कोर्ट्स को बचना चाहिए, कोर्ट को अपने ओपिनियंस नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये जो है वो जो हमारा सोशल और सेकुलर फैब्रिक है सोसाइटी का, उसको ध्यान में रखे हुए कोर्ट को नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। इनका ये मानना था। एज अ कोर्ट कैनॉट इम्पोज इट्स मोरालिटी और रेशनैलिटी विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफ डीटी। जो भी देवता हैं जिनकी जिस हिसाब से पूजा होती है वो कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता कि कैसे पूजा होनी चाहिए। वो एक आस्था का विषय है, फेथ का विषय है, उस पर कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कई सारे ऐसे जजमेंट्स हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोर्ट जो है वो फेथ के उसमें भी अपना इंटरफेरेंस करती है।
लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि लॉ जो है वो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। जो महिलाएं कभी मंदिर में नहीं जा सकती थी, या जो कम्युनिटीज़ कभी मंदिर में नहीं जा सकती, क्या उन्हें लगातार मंदिर में जाने से फेथ के नाम पे रोका जा सकता है? ये एक विषय है, इसके बारे में चर्चाएं हमेशा चलती रहेंगी। लेकिन जो जस्टिस इंदु मल्होत्रा थी, उनका मानना ये था कि कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और अपनी जो रेशनैलिटी है, जो अपनी मोरालिटी है कोर्ट की, वो पूजा में किसी भी देवता की पूजा कैसे होनी चाहिए उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि द पेरल्स आर इवन ग्रेवर फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज इफ सच पिटिशंस आर एंटरटेन्ड। अगर ये पिटिशंस एंटरटेन करते रहे तो जो जो इसका जो नुकसान होगा वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए ज़्यादा होगा। बेसिकली शी वॉज कंसर्न अबाउट द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ आवर कंट्री। उनका जो जजमेंट था, या उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो सेक्युलर फैब्रिक ऑफ आवर कंट्री उसके हिसाब से था कि जो सेक्युलरिज्म है वो छूट देता है कि व्यक्ति अपने मज़हब को किसी भी तरीके से फॉलो करे, या कैसे भी पूजा जो होती है वो होती रहे। ये कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थे। सबरीमाला जो टेम्पल है वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे, और इस जजमेंट को और भी ब्रॉड में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम जस्टिस इंदु मल्होत्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे थे, बिकॉज शी गॉट रिटायर्ड रिसेंटली, और वो किन किन इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का हिस्सा रहीं वो अभी हमने इस पूरे लेक्चर में डील किया। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो लीगल जीके से रिलेटेड हमारा वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा, लीगल जीके और करंट अफेयर्स। इसमें आपको कई सारे क्वेश्चन मिले होंगे। जैसे सबसे पहले तो आपको ये केस लॉज ही जो इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, नवतेज सिंह जौहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, और उसके साथ साथ दिलावर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर है। ये सारे जो केस लॉज हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, और आपके ये जो एग्ज़ाम्स में लगातार पूछे गए हैं, प्री में भी और मेंस में भी। तो शी गॉट रिटायर्ड रिसेंटली एंड आई थॉट दैट इट विल बी मोर इन्फॉर्मेटिव फॉर यू टू नो इन डिटेल उनका टेन्योर कैसा था, और उन्होंने कैसे जो हमारी कोर्ट में जो जजमेंट्स दी हैं वो क्या थे। बेसिकली ये सारे के सारे लैंडमार्क जजमेंट्स थे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जिसका वो हिस्सा रहे, लेकिन मैंने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जुडिशरी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन जजमेंट्स को निकाला है, ट्रेस आउट किया है जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा वीडियो डिस्कशन जो कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी पे था, और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एंड प्लीज़ अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपना प्यार ज़रूर दें। थैंक यू।